नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज गणित पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं सीटेट में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज ये जल्दी से, क्योंकि फास्ट डिवीजन होने वाला है और बता दें प्रीव्यू ईयर के सारे प्रश्न यहाँ पे चलेंगे। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। गुड इवनिंग जी, कल के जो नोटिफिकेशन था 9 बजे की क्लास का, उसका नोटिफिकेशन नहीं लग पाया था, इसीलिए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंच पाया था। तो चलिए क्या करिए, आज नोटिफिकेशन लग जाएगा और लगा भी देंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। और गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए जी, सभी लोग आ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो श्योर है कि आप लोग 120 प्रश्न तो श्योर है कि कर लेंगे सीटेट में। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये सदैव सत्य नहीं है। यानी कक्षा 4 के जो विद्यार्थी हैं वो क्या सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन, यानी दो संख्या में गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा बड़ी होती है। आप किस प्रकार से ये सिद्ध करेंगे कि ये सदैव सत्य नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं गुणा करते हैं, 2 × 2 तो बराबर कितना आता है, 4 आता है। यानी ऐसे सोचते हैं कि हमेशा गुणा करने के बाद क्या होती है, संख्या हमेशा बड़ी आती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा। पहला ऑप्शन ये कर रहा है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या के गुणन की कर्ण विधि को रेखा के यहाँ पे संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा करा है यहाँ पे कि इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, और यहाँ पे तीसरा करा है कि दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कर्ण विधि प्रदर्शित करके, और चौथा करा है कि ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ग्रेड पेपर क्या होता है कि आप लोग जब यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है कि कभी कभी अगर जीरो में गुणा किया जाए किसी संख्या से, ठीक है, तो उसका जो मान प्राप्त होता है वो जीरो ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि बराबर इससे बड़ा भी आ सकता है। तो हम ग्रेड पेपर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रदर्शित करके बालकों को बता सकते हैं कि सदैव सत्य नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, और लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने की किस प्रकार की सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पे करा है कि कागज मोड़ने के प्रयोग से, दूसरा करा है यहाँ पे कि पैमाने के प्रयोग से, तीसरा करा है जियो बोर्ड के प्रयोग से, और चौथा करा है कि आरेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा जी, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए कर्ण विधि का मतलब होता है कि छोटे छोटे अंकों के द्वारा, ठीक है, कर्ण विधि का जो मतलब होता है छोटे छोटे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए उसमें जो ऑप्शन था पहले का कर्ण विधि, उसमें था कर्ण विधि। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा आरेख, ठीक है, आरेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा कि ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर जो होता है ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये जो आप प्रदर्शित करते हैं इस पे किसी भी संख्या के निरूपण को प्रदर्शित करके बालकों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब कागज को मोड़ेंगे तो ये देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, ट्रिंगल का एंगल ले लेगा। ये जब भी कागज को मोड़ेंगे आप एक दिशा में तो ये त्रिभुज का एंगल, और पैमाने का प्रयोग जो होता है ये घरेलू में होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये घरेलू में होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा यहाँ पे क्या करा। तीसरा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए बात क्या है, कौन सा नहीं की बात क्या है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। दूसरा कह रहा है कि गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव के भाग बताना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करके, देखिए प्रोत्साहित एक सकारात्मक है, ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा। और चौथा करा है कि संगत, यहाँ पे तर्क संगत में होता है विचार करना, ठीक है, विचारों को प्रोत्साहित करना। बालक अधिक से अधिक तर्क करेंगे तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, गणितीय क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है। हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। आप याद रखिए यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात क्या है और यहाँ पे उच्चतर स्तर की बात क्या है। उच्चतर स्तर के अमूर्त, जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वो मूर्त अमूर्त के बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतर कक्षाओं में
क्या करा है कि अमूर्त की पढ़ाई की तैयारी करना, ये नहीं होता है, ठीक है। उनकी जो दैनिक जिंदगी है उसके भाग को बताना कि आप इस तरह से गणित का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रस्तुत कौशल को भी प्रदर्शित करके प्रोत्साहित यानी खुद से करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं बालकों में। और यहाँ पे देखिए तर्क संगत यानी सोचने पर विचार कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता, तो वो हमारा पहला है। चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा। देखिए चौथा ये करा कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है। कैसे? पहला करा कि गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई स्थान नहीं है। ये देखिए आप चौथी बार प्रश्न कर रहे हैं, इसे बार बार रखने का मतलब ये है कि ऑप्शन में आया है 2016 की, याद रखिएगा 2016 के सी टेट में ये प्रश्न आया है, ठीक है। 2016 में आया था, 2012 में आया था, 2011 में भी आया था। दूसरा हमारा करा कि गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पे तीसरा करा है सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा के किस प्रकार की रचना करते हैं। चौथा करा कि सही है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के उनके प्रतांगों के बारे में फीडबैक देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा कथन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गणित में त्रुटियों की। तो राइट आंसर क्या जाएगा चौथे का, जी चौथे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिए कौन से ऑप्शन पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा के किस प्रकार से रचना करते हैं, यानी किस प्रकार से वो त्रुटि करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर नए सूत्र का निर्माण करते हैं। जब नए सूत्र का निर्माण करेंगे तो वो अबोध की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी वो सृजनात्मक की तरफ आगे बढ़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखिए टारगेट आप लोगों का यहाँ पे 12 प्लस रहेगा, याद रखिएगा कितना रहेगा, 12 प्लस आज का आपका स्कोर रहेगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों का 12 प्लस सही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पांचवा की गणितीय संरचना उल्लेख करता है। क्या करता है, पहला करा है कि गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, दूसरा करा है समस्या को सुलझाने की क्षमता का, तीसरा करा है कि गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का, चौथा करा है कि यहाँ पे गणित के प्रश्नोत्तर में भाग लेने की। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे संरचना की बात किया है, निर्माण की बात किया है, किसकी बात किया है यहाँ पे, निर्माण की, ठीक है, निर्माण की। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में निर्माण कार्य हो रहा है, तो आप सही कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप ऑप्शन आपको ना आए तो जो प्रश्न पूछा है उसके कुछ शब्दों को आप तोड़ मरोड़ कर देख लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी तो समान लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे संरचना की बात किया है, निर्माण करने की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। गणित विचारों को समाहित और संगठित करना, जब भी संगठित करेंगे तो आप नए तरीके से आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे छठा ये करा है कि दो या उससे अधिक दो बीमा, ठीक है, वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या करा है हमारा यहाँ पे कि अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग, दूसरा करा है आकलन, तीसरा करा है प्रक्षेपण, चौथा करा है कि अध्यारोपण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। जी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए कि देखते हैं कितने लोगों का इसका सही होता है। जी इसका राइट आंसर कमेंट करिए, इसका छठे का, जी छठे का राइट आंसर जल्दी से बताइए कि अप्रमाणिक होगा, आकलन होगा, प्रक्षेपण होगा या फिर अध्यारोपण होगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर होगा। जी अप्रमाणिक क्या होता है, देखिए क्या होता है कि निरीक्षण तर्क के आधार पे होता है, ठीक है। और जो ये आकलन होता है ये अनुमान लगाना होता है, क्या होता है, अनुमान लगाना होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका निरीक्षण होता है, ठीक है, निरीक्षण होता है। और ये आकलन जो होता है आप किसी का अनुमान लगाते हैं, और जो प्रेक्षण होता है प्रयोग के आधार पे होता है, ठीक है, किसी के प्रयोग के आधार पे होता है, प्रयोग के आधार पे होता है। और अध्यारोपण जो होता है ये आप किसी के द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब तो आपको बता भी दिया, ये तर्क के आधार पे होता है, ये अनुमान लगाना होता है, और ये क्या होता है कि प्रयोग के आधार पे होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे छठे का होगा। जी छठे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जाएगा प्रेक्षण के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किसी के आधार पे होता है, ठीक है, यानी अनुमान। देखिए अनुमान जो होता है ये आपका आकलन के अनुसार होता है, अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां हमारा यहाँ पे क्या करा है और कितने लोगों का ये सही होता है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो पहला यहाँ पे करा है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक, अनौपचारिक निगमन। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है यहाँ पे, दूसरा करा है कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। यहाँ पे तीसरा करा है कि औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। और यहाँ पे करा है मानसिक चित्रण और विश्लेषण। चौथा करा है कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी बताइए सातवें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी सातवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो पहले मानसिक यानी पहले सोचेंगे
फिर विश्लेषण करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या ना चाहिए, फिर औपचारिक यानी जो है उसके बारे में सोचेंगे, अनौपचारिक उसके बाद क्या होना चाहिए उसके बारे में सोचेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। देखते हैं 8वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 8वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 8वां प्रश्न ये करा कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी यहाँ पे पूर्व जानकारी ज्ञान होना चाहिए। पहला करा योग का, अवकलन का, स्थानीय मान का, गुणा का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए अवकलन में से क्या होता है, कितने लोगों को नहीं पता होगा। तो योग में से होता है जोड़, अवकलन में से होता है घटाना, ठीक है। क्या होता है, घटाना होता है। स्थानीय मान में से होता है कौन से स्थान पे है, ठीक है। और गुणा में से होता है आपका ये यानी किसी का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे अवकलन में से होता है घटाना, याद रखिएगा। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे आपको जानना बहुत ही उचित है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यकलन में से होता है आपका घटाना। तो यहाँ पे योग होगा, यहाँ पे व्यकलन होगा, स्थानीय मान होगा या फिर गुणा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे स्थानीय मान के साथ जाएगा, ठीक है। जितने लोगों का आया एकदम राइट आंसर कमेंट देखते हैं आपके। जी राइट आंसर जाएगा स्थानीय मान के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। और रात में आपकी ईवीएस की सबसे मोस्ट क्लास चलेगी, याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्लास आपकी ईवीएस की 9 बजे से चलेगी। यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न ये करा है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी है, यानी कौन सी हैं 4 मूलभूत संक्रियाएं। पहला करा है योग, भाग, परिमाण, क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा करा है परिकलन, संगणना, यहाँ पे संगणना या रचना करना, समीकरण बनाना। और तीसरा करा है कि योग, गुणा, भिन्नों और दशमलव को बदलना, आकृतियों की रचना करना। और चौथा करा है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे गणित के 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। अब बात करेंगे मूलभूत संक्रियाएं होती क्या है। तो मूलभूत संक्रियाएं वो होती है जिसका चिन्ह लगने के बाद उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे क्या कहते हैं, जोड़, गुणा, घटाना और भाग, ये 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अब बताइए इसमें से कौन से है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। योग भी है यानी आपका जोड़ भी हो गया, व्यकलन आपका घटाना होगा, गुणा आपका मल्टीप्लाई और भाग यानी बांटना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे देखते हैं 10वां कितने लोगों का सही होता है। 10वां ये करा है कि निम्न में से कौन सा खुला अंत यानी खुला यानी क्या होता है, मुक्त अंत वाला, ठीक है, यानी खुला विस्तारित। तो कौन सा प्रश्न है। पहला करा है 15 को 3 से गुणा कीजिए, प्राप्त यहाँ पे किस प्रकार करेंगे। तो 15 का किस प्रकार से 3 से गुणा करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 गुणे 3 कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं 3 गुणे 15 कर सकते हैं। बस 2 ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक बधा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, दूसरा करा है कि कोई 2 संख्याएं लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। तो 2 संख्या 15 दूना यहाँ पे 15 तिया 45 कर सकते हैं, यानी 2 बार कर सकते हैं, यानी 2 ही बार पूछा। ये तो बताया होगा, केवल 2 ही बार बता सकते हैं। संख्या रेखा प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान लगाना है, 3 बार भी कर सकते हैं, ये भी बताए। और यहाँ पे करा है कि 15 का 3 में मान ज्ञात करिए, यानी ये भी बताए, ये भी बताए, ये भी बताए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहले के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहला, ठीक है। यहाँ पे 3 का गुणा किस प्रकार, कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं। 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, 11 का ये करा है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की यहाँ पे संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है। पहला करा है कि गणित में रुचि का अभाव, यहाँ पे करा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर का अभाव। दूसरा करा है शून्य के महत्व का यहाँ पे यहाँ पे समझ का अभाव, यहाँ पे समझ होगा, समझ का अभाव। चौथा करा है कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का समझ का अभाव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा। यहाँ पे याद रखिएगा कक्षा 2 के बालक हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा जी, यहाँ पे 11 जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा होगा चौथा होगा, ठीक है। क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है कि किस प्रकार से गुणा करना है, किस प्रकार से भाग करना है, किस प्रकार से उसको बांटना है। तो अब देखिए 12 का ये करा कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वो क्या कहलाएगा। विभाजनात्मक अवस्था में होगा, उत्पादन अवस्था में होगा, संक्रियात्मक अवस्था में होगा, परिमात्मक अवस्था में होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट सबसे पहले आता है यहाँ पे 12 प्रश्न का जी। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा जो हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं। 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए 13 का ये करा है कि निम्न में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो यहाँ पे करा है पंक्तिबद्धता, गणना, यहाँ पे करा अंक लिखना, चौथा करा है संरक्षण करना। तो 13 का राइट आंसर क्या जाएगा दी। यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो पंक्तिबद्धता एक क्रम में लिखना ये भी आपका सही है, गणना करना ये भी सही है, अंक लिखना जब तक अंक नहीं लिखेंगे तब तक गणना नहीं कर सकते, पंक्तिबद्धता में नहीं रह सकते। तो संरक्षण करना हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देखते हैं। 14 का हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है,
देखिए 14 का ये करा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला करा है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक यहाँ पे सम संख्या, ठीक है, सम संख्या है, यहाँ पे सम होगा, ठीक है, यहाँ पे सम संख्या है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगा। और यहाँ पे तीसरा करा है 2 विषम संख्याओं का एक सम संख्या का योगफल सम संख्या होगा। और यहाँ पे चौथा करा है कि एक विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगा, ठीक है, योग एक सम संख्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए क्या कहा है, पहले ये देखिए, कहा है कि 3, यहाँ पे कहा है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा यहाँ पे सम संख्या होगा, ठीक है, ये तो हमारा गलत है। देखिए क्या कहा है कि 3 विषम संख्या, 3 गुणे यहाँ पे 5 करेंगे 15 हो गया, ठीक है, ये आपका सम संख्या आया नहीं आया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब अगर हम 5 गुणे 7 कर लेंगे, 7 × 5 = 35, ठीक है, ये भी हमारा विषम संख्या हो गया, सम संख्या आया नहीं आया, इस प्रकार से ये तो गलत है। दूसरा सम संख्याओं का ये भी देखिए गलत है, ठीक है, ये तीसरा हमारा राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा, तीसरा हमारा राइट आंसर जाएगा। दो विषम संख्याओं के एक सम संख्या का योगफल क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सम संख्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 15 का क्या करा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा है ज्यामितीय प्रमेयों और उसके परमाणु का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा करा है कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। और यहाँ पे तीसरा करा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और चौथा करा है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। और अपना स्कोर बता दीजिए कितने लोग का 12+ पहुंचा है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्यामितीय प्रमेयों को शिक्षार्थियों की गणना करना और यहाँ पे उपयोगित क्षमता के लिए बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकास करना। तो राइट आंसर क्या होगा और बता दीजिएगा 12+ कितने लोगों का पहुंचा है और आज का स्कोर अपना बता दीजिएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, याद रखिएगा शेयर करना ना भूलें। तो अब की बार सीटेट पास करना है चाहे जैसे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ले लीजिए। कोई भी पीडीएफ चाहिए आप लोग इस पे मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, उत्तर नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जल्दी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।